चैप्टर्स 1169, 1170, 1171, 1172 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1169 आयन ईगल ब्लेसड लैंड पर अचानक हमला। 1/2 आसमान में बिजली कड़की। मा होंगयू की एड़ पलट गई और वो झट से बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसने पूरी तरह होश खो दिया था, लेकिन उसका जिस्म अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। बिजली शुरू में बहुत तेज थी और धीरे धीरे कमजोर होती गई, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू का चेहरा उतर गया। मा होंगयू का लाइटनिंग रिफाइनमेंट फेल हो गया था। अगर वो कामयाब हो जाते तो मा होंगयू यहां जिंदा क्यों होता? वो तो बिजली से रिफाइन हो चुका होता, उसका मांस और हड्डियां सब गायब हो चुकी होती और पीछे सिर्फ सुनहरे किस्मत का एक गोला बचा होता। लेडी वैन शो ने एक हल्की सी सांस छोड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे पर पीलापन छा गया था। वही मा होंगयू पर लाइटनिंग रिफाइनमेंट का इस्तेमाल कर रही थी, जो फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू को रिफाइन करने का एक बहुत जरूरी कदम था। फ्लैट जब वो फेल हो गई तो लेडी वैन शो को एक भारी बैकलैश झेलना पड़ा। उस चोट लग गई थी। प्रिया। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की आवाज में चिंता थी, उसकी एनी में फिक्र साफ झलक रही थी। लेडी वैन शू उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई, धीमे से बोली, फिक्र मत कीजिए, मैं इतनी चोट बर्दाश्त कर सकती हूं। मुझे बस आधे दिन आराम करना होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू ने राहत की सांस ली। यह अच्छी बात है। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, भले ही हम इस बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ पहली कोशिश थी। हमने रिफाइनमेंट के लिए काफी सामान तैयार कर रखा है। सही कहा। लेडी वैन शो ने हामी भरी। भले ही हम एक बार फेल हो गए और सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, लेकिन यह रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन हमारी पहले की काफी सफलताओं को बचा कर रखता है। दूसरी बार रिफाइनमेंट जरूर आसानी से होगा। मुझे आधे दिन आराम करने दीजिए, ठीक होने के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। भला इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट पहली ही कोशिश में कैसे कामयाब हो सकता था? खास करके रैंक 8 इमॉर्टल गू, जिसका सक्सेस रेट इतना कम था कि पूछो मत। पुराने समय में जब ही फैन ने ईयर्स फ्लो लाइक वाटर इमॉर्टल गू रिफाइन किया था, तो वो लगातार फेल हुआ था। इतनी बार फेल होने के बाद तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया था। इसीलिए ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू और लेडी वैन शो ने इस फेलियर को दिल से नहीं लगाया। उन्हें पूरा भरोसा था। प्रिया, इतनी जल्दी क्या है? तुम कुछ दिन आराम कर लो तो भी ठीक है। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स में एक और तूफान उठ रहा है। हेवनली लॉर्ड बाइजू और छू डू हे फैन ग्रोटो हेवन के कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो मामला अटका हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि छू डू के पास बैकअप प्लान्स हैं, बस उसने अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया है। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू मुस्कुराते हुए उस सारी डिटेल्स बताने लगा। ओह! लेडी वैन शो ने यह सुना और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था, और इसमें रिस्क सिर्फ रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट का हाई नहीं था। नॉर्दर्न प्लेन्स में दूसरे रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी थे, और वो नहीं चाहते थे कि ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हासिल करके और भी ज्यादा ताकतवर बन जाए। इसीलिए ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू को इन रैंक 8 लोगों पर गहरी नजर रखनी पड़ रही थी। फ्लैट जब हेवनली लॉर्ड बाइजू छू डू से लड़ रहा था, तो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू के लिए ये एक शानदार खबर थी। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद लेडी वैन शो ने ना में सर हिलाया और ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की सलाह को साफ माना कर दिया। मुझे सिर्फ आधे दिन का आराम चाहिए। यह रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन सन मिंगलू ने बनाया है, रिग्रेट पूल की नकल करके। इसमें रिग्रेट पूल जैसे कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन तक ही चल सकता है। आधे दिन आराम करना हाई लिमिट है। मुझे बचे हुए टाइम में गू रिफाइन करना है। तो ये बात है। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू को समझ आया। उसने बड़ी फिक्र से कहा, प्रिया, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, मेरे लिए एक रैंक 8 इमॉर्टल गू को रिफाइन करना एक बेहद एक्साइटिंग चीज है। लेडी वैन शो की आंख में एक अजीब सी चमक थी। उसी रात चांदनी घास के मैदानों पर चमक रही थी। कुछ साए चुपके चुपके आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के पास आ रहे थे। यह द फैंग युआन, हाउजेन, चू लाव वू, ली सी चुन और इमॉर्टल वांग। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पहले ही ट्राइब का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, लेकिन उनके खत्म होने के बाद हेवनली लॉर्ड बाइजू ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे बाइजू ट्राइब का मेन बेस बना दिया। इस वक्त आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड खाली स्पेस में छिपा हुआ था, उस बाहर से देखा नहीं जा सकता था। फैंग युआन ने एक नजर डाली तो देखा कि हरी घास चांदनी में एक झील की तरह चमक रही थी, एकदम हरी भरी। रात की हवा चेहरे पर ऐसे लग रही थी
जैसे किसी प्रेमी के हाथ हों। ये एक शांत मंजर था, लेकिन फैंग युआन और उसके साथी गू इमोर्टल्स लड़ने के जोश से भरे हुए उनके दिलों में आग जल रही थी। छू डू के बैटल प्लान ने फैंग युआन को उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। छू डू ने आधे महीने तक सब्र किया, जो कि छोटा टाइम नहीं था। उसने चुपके से प्लान बनाया और अपनी ताकत इकट्ठी की, और फिर एक झटके में दुश्मन के बेस पर हमला बोल दिया। अगर आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर सफलता से कब्जा हो जाता, तो इसका बाइजू ट्राइब पर बहुत गहरा असर पड़ता। हो सकता है हेवनली लॉर्ड बाइजू को सच में वापस लौटने और ही फैन ग्रोटो हेवन को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता। छू डू के पास दिमाग तो है, वो बाइजू ट्राइब की अंदरूनी फूट का फायदा उठा रहा है। हाउ जेन मुस्कराया। ही, बाइजू ट्राइब ने ही ट्राइब को अपने में शामिल कर लिया। उन्होंने ही ट्राइब के गू इमोर्टल्स को एसिमुलेट कर लिया। भले ही ट्राइब के गू इमोर्टल्स ने अपने सरनेम बदल कर बाइजू कर लिए हैं, उनके पास असली हुआंग जिन ब्लड लाइन है, इसीलिए उनके साथ भेदभाव होता है। अभी लगभग सारे ही ट्राइब के गू इमोर्टल्स को जरूरी रिसोर्स पॉइंट्स की रक्षा के लिए बाहर भेजे दिया गया है। लेकिन बाइजू गू इमोर्टल्स आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अंदर आराम से पहरा दे रहे हैं। चू लाव वू ने ऐड किया, क्योंकि छू सेक्ट के गू इमोर्टल्स छुपे हुए वो कभी भी हमला कर सकते थे। बाइजू ट्राइब के बाहरी रिसोर्सेस को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा जा सकता था। इस तरह का डिफेंस मिशन बहुत मुश्किल था और आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की रक्षा करने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार रिसोर्स पॉइंट्स पर जो गू फॉर्मेशंस दी, वो पहले टूटने के बाद दोबारा बनाए गए थे। क्योंकि ये पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत दूर जब एक गू इमोर्टल एक एरिया की रक्षा करता था, तो कई दुश्मनों के लिए एक साथ हमला करना आसान हो जाता था। अपने छू तो बस एक हीरो हैं, एकदम जीनियस। मैं पहले सोच रहा था कि इस बार अपने छू के लिए हमें कौन सा रिसोर्स पॉइंट चुनना चाहिए, लेकिन ये सोचना कि हम सीधे आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करेंगे, जब भी मैं अपने छू के बारे में सोचता हूं, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़कता है। वो सच में कमाल के हैं। ली सी चुन ने अपनी फूलों जैसी उंगलियों को मोड़कर अपनी छाती पर रखा, जैसे वो अनपढ़ फिदा हो। उसके बगल में खड़े हाउ जेन और चू लावू के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से उससे दूर हट गए, जितना हो सकता था। ठीक है, अब जल्दी करनी होगी। किसके पास आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुसने का तरीका है? वो आगे क्यों नहीं आ रहा? फैंग युआन ने ठंडे लहजे में पूछा। ली सी चुन की ईर्ष्या चमक उठी। अपने लियू कितने कूल हैं, मैं तो सच में अनपढ़ फिदा हो गया। फैंग युआन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, चल हट, निकल यहां से। ली सी चुन ने एक आहें भरी, अपनी छाती पकड़कर कुछ कदम पीछे हटा और सर हिलाते हुए बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिल टूटने वाला है। जैसे वो ली सी चुन की इन आशिकाना बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इमोर्टल वांग आगे बढ़ा। जैसा कि फैंग युआन ने अंदाजा लगाया था, उनके बीच में किसी के पास ब्लेस्ड लैंड्स में तेजी से घुसने का तरीका था। यह फैंग युआन का इन अजनबियों पर भरोसा नहीं था, बल्कि छू डू पर भरोसा था। वो एक समझदार इंसान था। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने का प्लान बनाते वक्त वो इस बारे में क्यों नहीं सोचेगा? इमोर्टल वांग के गले से एक आवाज निकली, उसकी ऑरा तेजी से बढ़ी और उसके जिस्म से अनगिनत गू वॉर्म्स की ऑरज निकलने लगी। एक तेज रोशनी के साथ इमोर्टल वांग एक विशाल कुत्ते में बदल गया। इस कुत्ते के बाल सफेद दी बर्फ की तरह, उसके 4 मजबूत पैर और एक बड़ा सर था। उसकी एड़ी फीकी और बेरंग थी, बिना किसी पुतली के। ली सी चुन ने हौंफते हुए चिल्लाया, यह तो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट है, हेवन स्वॉलोइंग हाउंड। हाउ जेन और चू लाव वू ने एक दूसरे को देखा, खुशी और हैरानी महसूस करते हुए। क्या इसका मतलब उसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी? फैंग युआन ने शांति से सर हिलाया। भले ही वो हेवन स्वॉलोइंग हाउंड बन गया हो, उसके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है। उसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? अगर होती, तो फैंग युआन, हाउ जेन और बाकियों को आने की जरूरत ही क्या थी? अकेला इमोर्टल वांग हाई आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड को तबाह कर सकता था। और तो और, अगर उसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ होती, तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर होता। छू डू यूज इतनी आसानी से कैसे बुला पता? इसी वक्त हेवन स्वॉलोइंग हाउंड, जिसमें इमोर्टल वांग बदल चुका था, उससे फिर से अनगिनत गू वर्म की ऑरज निकली। ये ऑरज आपस में उलझ गई और पाल भर में एक और इमोर्टल किलर मूव तैयार हो गया। हेवन स्वॉलोइंग हाउंड ने अचानक अपना मुंह खोला और अपने सामने की स्पेस पर काट लिया। स्पेस कांप उठी, एक साया फटकर अलग हुआ और हेवन स्वॉलोइंग हाउंड के मुंह में चला गया। इसके बाद हैरान चीखें सुनाई दी। कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड को निगलने की? दुश्मन का हमला।
जैसे एक शीशा टूटता है, एक बहुत बड़ा गैप बन गया। फैंग युआन और बाकी लोग आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अंदर का नजारा देख सकते थे। बाइजू गू इमोर्टल्स ने तेजी से रिएक्ट किया, कई साए उठ कर आए, फैंग युआन और बाकियों को रोकना चाहते थे। इमोर्टल वैंग वापस इंसानी रूप में आ गया, कमजोर आवाज में बोला, मुझे आराम करना होगा, अब सब तुम लोगों पर है। उसका पीला चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि इमोरियल डेसोलेट बीस्ट बनना उसकी हद से बाहर था, या फिर शायद अस इमोर्टल किलर मूव का कोई बड़ा साइड इफेक्ट था। बूम! फैंग युआन ने जमीन पर पैर पटका, एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। इमोर्टल वांग के अपनी बात खत्म करने से पहले ही वो एक टॉप के गोले की तरह निकल पड़ा, पूरे दबदबे के साथ आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले हमला करने वाला वही था, आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुसते हुए। बड़ी हिम्मत है, हमारा इमोर्टल गू देखो। बाइजू ट्राइब के गू इमोर्टल्स उसके सामने आ गए, उनमें रैंक 6 और 7 गू इमोर्टल्स उन्होंने जोर से हमला किया। फैंग युआन ने नाक से आवाज निकाली, अपने दाहिने हाथ से आगे धक्का दिया। एक जोर की आवाज के साथ हवा फटी और एक विशाल हाथ उस दिशा में बढ़ा। हमले का जवाब हमले से। फैंग युआन ने कमाल की बैटल स्ट्रेंथ दिखाई, वो बेहद ताकतवर था। स्ट्रेंथ पाथ के विशाल हाथ ने बाइजू गू इमोर्टल्स के हमलों की परतों को कुचल दिया। इसके बाद वो बाइजू गू इमोर्टल्स की तरफ बढ़ा, लेकिन पहले के हमलों को रोकने के बाद स्ट्रेंथ पाथ के विशाल हाथ में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। एक बाइजू गू इमोर्टल ने जोर से हमला किया, एक सरसराहट के साथ उसके मुंह से अनगिनत सुनहरी सुई निकली, पलक झपकते ही उसने विशाल हाथ में न गिनत छेड़ कर दिए और फिर फैंग युआन की तरफ बढ़ी। फैंग युआन की काली ऊर्ध्व में एक ठंडी रोशनी चमकी। स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल गू। एक पाल में उसकी स्पीड जबरदस्त बढ़ गई, वो एक उड़ती हुई तलवार की तरह आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के अंदर घुस गया। बाइजू ट्राइब के गू इमोर्टल्स उसकी स्पीड से हैरान थे। हाउ जेन, चू लाव वू और ली सी चुन, उसके पीछे के ये 3 इमोर्टल्स भी बहुत हैरान थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि फैंग युआन आगे रहेगा और उनसे हवेली हटाएगा। लेकिन क्या फैंग युआन उन्हें अपना फायदा उठाने देता? अगले हाइपैल, बाइजू ट्राइब का एक गू इमोर्टल फैंग युआन का पीछा करने लगा। बाकी गू इमोर्टल्स वहीं रुके रहे, हाउजेन, चू लाव वू और ली सी चुन को रोकते हुए। अनगिनत हमले तूफानी बारिश की तरह बरसने लगे। एक अफरा तफरी भरी लड़ाई शुरू हो गई। गू इमोर्टल्स को किसी और चीज की परवाह नहीं थी, वो सब यहीं फेज हुए थे। फैंग युआन आसमान में उड़ गया। उसके इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स कब के एक्टिवेट हो चुके थे, वो ही ट्राइब की लड़ाई के दौरान बचे हुए कई निशान देख सकता था। चैप्टर 1170 आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर अचानक हमला 2/2। भले हाई आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर बाइजू ट्राइब ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्होंने यहां बहुत कम समय के लिए ही काम किया था। भले ही इसे नया किया जा रहा था, यह अभी भी ही ट्राइब के सुनहरे दौर से बहुत दूर था। फैंग युआन की ईंट चमकी, उसने आसमान में तैरते हुए कई बांस के घोंसले देखे। जमीन पर रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन आसमान में कम से कम 100 बांस के घोंसले हैं। लगता है बाइजू ट्राइब की स्ट्रैटेजी आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की स्पेशलिटी को डेवलप करने की है और पूरी कोशिश आयन क्राउन ईगल्स और दूसरे डेसोलेट बीस्ट्स को पालने में लगा रहे हैं। फैंग युआन को समझ आ गया, ये साफ तौर पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। डेसोलेट बीस्ट्स को पालना और उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में बेचना हर एक के लिए एक बड़ा मुनाफा लाता। पिछली बार मेन ही ट्राइब की तबाही के लिए यहां नहीं हो सका, इस बार मैं एक बड़ा मुनाफा कमा सकता हूं और ये सारे बांस के घोंसले छीन सकता हूं। फैंग युआन को एक्साइटमेंट महसूस हुई। वो बहुत होशियार था, एक नज़र में वो बता सकता था कि पूरे आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में सबसे कीमती चीज ये बांस के घोंसले थे। और एक जरूरी बात थी, इन बांस के घोंसलों को लेना आसान था, दूसरे रिसोर्सेज की तरह नहीं। दुष्ट बदमाश, रुक जा। उसके पीछे बाइजू ट्राइब का एक गू इमोर्टल दीवानों की तरह चिल्ला रहा था। लगता है मुझे इस मुसीबत से पहले छुटकारा पाना होगा। फैंग युआन ने तन से मुस्कुराते हुए मुड़कर पीछा करने वाले की तरफ हमला किया। ये पीछा करने वाला बाइजू वेई था, उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था और वो आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के डिफेंडर्स का लीडर था। अभी कुछ देर पहले वही था जिसने सारे ही ट्राइब के गू इमोर्टल्स को बाहरी दुनिया में रिसोर्स पॉइंट्स की रक्षा के लिए भेजा था। यूज लगा था कि आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड अभी भी सुरक्षित है, लेकिन छूडू की स्ट्रैटेजीज ने यूज मात दे दी थी। ये हमला बहुत तेजी से हुआ। जब फैंग युआन और बाकियों ने हमला किया तो बाइजू वेई के दिल पर जैसे बिजली गिर गई थी। अगर आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड को बड़ा नुकसान होता तो लीडर होने के नाते इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती। इसीलिए वो अब बहुत बेचैन था। उसने मन बना लिया था, भले हाई यूज अपनी जान दांव पर लगानी पड़े,
यूज आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की रक्षा करनी ही होगी। इसीलिए जब बाइजू वे ने फैंग युआन को अपनी तरफ हमला करते देखा तो उसके चेहरे के मसल्स हिलने लगे। उसने एक बेरहम एक्सप्रेशन दिखाया। वो पीछे नहीं हटा, बल्कि वो फैंग युआन पर और भी ज्यादा गुस्से से झपटा। ओ! फैंग युआन की निगाहें चमकी। उसने देखा कि उसके दुश्मन का शरीर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। एक मेटल पाथ गु इमॉर्टल? लगता है इसे अपने डिफेंस पर बहुत भरोसा है। फैंग युआन ने यह सोचा और मुड़ गया, पीछे बाएं दिशा में उड़ने लगा। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गु की स्पीड कमाल की थी, लेकिन वो बाइजू वेई से कोई फासला नहीं बना पाया। उसने अपना इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया, उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं थी। भले ही बाइजू ट्राइब के गु इमॉर्टल्स हमेशा हेवनली लॉर्ड बाइजू के ग्रोटो हेवन के अंदर रहे हैं, लेकिन इस रैंक 8 गु इमॉर्टल की परवरिश की वजह से वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स देखता हूं। फैंग युआन का शरीर हिला। उसने इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ इस्तेमाल किया। रंबल। अगले हाइपैल अनगिनत फैंग युआन के फैंटम्स प्रकट हुए, आधे आसमान को भरते हुए। बाइजू वेई के गुस्से और बेचैनी का एक्सप्रेशन जैम सा गया। उसने अगले ही पाल अपना इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव इस्तेमाल किया। उसकी यूं सुनहरी हो गई। दो रोशनी की किरणें उसकी यूं से निकलती हुई लग रही थी जब उसने आसपास देखना शुरू किया। मेरा इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल किलर मूव खुद हेवनली लॉर्ड ने बनाया है। तुम कहीं भी छुपे हो, तुम मेरी नजर से कैसे बच सकते हो? बाइजू वे को पूरा यकीन था, लेकिन अगले कुछ सांसों के बाद वो हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसका असली शरीर कहाँ है? रियूज देख नहीं पा रहा? वो बेहद हैरान था। उस क्या पता था, भले ही उसका इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव अच्छा था, फैंग युआन का फैमिलियर फेस उससे कहीं बेहतर था। पहला वाला हेवनली लॉर्ड बाइजू ने बनाया था, लेकिन दूसरा वाला थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मशहूर मूव था। बूम बूम बूम। बास के घोंसले टूटने लगे जब फैंग युआन ने मिरियड सेल्फ आर्मी को कंट्रोल करते हुए पूरी ताकत से इन बास के घोंसलों पर हमला किया। बास के घोंसलों में छोटे बाज और अंडे जो अभी तक फूटे नहीं थे। उनके घर बर्बाद हो गए। छोटे बाज चहचहा रहे थे, बाहर निकलकर फैंग युआन के फैंटम्स से लड़ रहे थे। फैंग युआन के फैंटम्स की क्वालिटी कम थी, वो छोटे डेसोलेट बीस्ट बाजों से नहीं लड़ सकते थे। लेकिन फैंटम्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, वो हर दिशा से हमला कर सकते थे। छोटे डेसोलेट बीस्ट बाज घोंसलों को बचा नहीं पा रहे थे। जल्द ही बाज के घोंसले टूट गए और आसमान से गिरने लगे। नहीं! बाइजू वेई चिल्लाया, आगे बढ़ते हुए एक मेटल पाथ किलर मूव इस्तेमाल करके एक गिरते हुए बाज के घोंसले को पकड़ने की कोशिश की। फिर उसने यूज ध्यान से जमीन पर रखा। इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग युआन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड इस्तेमाल किया और एक बाज का घोंसला पकड़ लिया, उस अपने इमॉर्टल एपर्चर में ठूंस लिया। उसके इमॉर्टल एपर्चर का प्रवेश द्वार खुला और बैंड हुआ, एक बाज का घोंसला अंदर समा गया। बाइजू वे ने अपने सामने वाले बाज के घोंसले को बचाया। उसने अभी राहत की सांस ही ली थी कि उसने ये सीन देख लिया। तुरंत उसकी एड़ी लाल हो गई और वो गुस्से से चिल्लाया, नहीं! कमीने चोर, हमारा बाज का घोंसला वापस कर। ये कहते हुए वो एक भयानक ऑरा के साथ फैंग युआन पर झपटा। फैंग युआन के होठ मुड़ गए। वो शैतानी मुस्कान के साथ मिरियड सेल्फ आर्मी में घुस गया और इन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को बिखेर दिया। बाइजू वे हैरान रह गया। उसका इन्वेस्टिगेटिव मेथड फैमिलियर फेस को नहीं पकड़ सका। वो सिर्फ अंधे की तरह हमला कर सकता था, किस्मत पर भरोसा करके। लेकिन उसकी किस्मत फैंग युआन से कैसे बेहतर हो सकती थी, जिसके पास डॉग शिट लक इमॉर्टल गू था और उसने 4 लकी लोगों पर कनेक्ट लक भी इस्तेमाल किया था। इस तरह फैंग युआन ने मिरियड सेल्फ आर्मी को कंट्रोल करते हुए हर जगह बाज के घोंसलों पर हमला किया। बाइजू वे अकेला था और फैंग युआन का असली शरीर नहीं ढूंढ पा रहा था। वो सिर्फ इधर उधर भाग सकता था, उम्मीदहीन सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था। फैंग युआन ने इस मौके का फायदा उठाया और भी बाज के घोंसले अपने इमॉर्टल एपर्चर में ले लिए। बाइजू वेई गुस्से से दहाड़ा, लेकिन वो उस रोकने में लाचार था। उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बेशरम चोर! अगर हिम्मत है तो मुझसे खुलेआम लड़ाई कर। फैंग युआन ने यूज अनदेखा कर दिया। बाइजू वेई फिर चिल्लाया, तू डरपोक कहीं का, चूहे की तरह इधर उधर भाग रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाइजू ट्राइब पर हमला करने की? फैंग युआन ने एक और बाज का घोंसला स्टो कर लिया। बाइजू वेई की एड़ खून से लाल थी, उसकी आवाज बैठ गई थी, तू ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगा, ट्यून लॉर्ड हेवनली लॉर्ड बाइजू को नाराज किया है। भले ही तू दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए,
हम तुझे ढूंढ निकलेंगे और तेरा हिसाब करेंगे। फैंग युआन जोर से हंसा, वहीं पर गाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे घोंसले मेरे हाथ। बाइजू ट्राइब के गू इमोर्टल्स ऐप क्या करेंगे मेरे साथ? ग बाइजू वे ने गुस्से के मारे मुंह से खून थूक दिया। असल में इन बाज के घोंसलों की देखभाल वही करता था, उसने इन सब में अपना खून पसीना लगाया था। हेवनली लॉर्ड बाइजू को इन चीजों की परवाह नहीं थी, उसने उस पर भरोसा करके उसे इन्हें मैनेज करने की अथॉरिटी दी थी। लेकिन बाइजू ट्राइब के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। बाइजू वे रिसोर्स प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। ये बाज के घोंसले ही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद द बाइजू ट्राइब को ऊपर उठाने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने में। लेकिन ये सारे खूबसूरत सपने इस लानती फैंग युआन ने बर्बाद कर दिए थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाइजू वेई चीखा, वो खून थूक रहा था और उसकी आवाज फट रही थी, लेकिन उसकी आवाज में जो नफरत थी उससे इमॉर्टल वांग, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसरी दौड़ गई। इजलियू ग्वानयी ने कितने बाज के घोंसले लिए हैं कि बाइजू वेई इतना गुस्सा हो गया? इमॉर्टल वांग ने सोचा, यूज जलन और ईर्ष्या महसूस हुई। वो चाहता था कि जिस इंसान को बाइजू वे गाली दे रहा था वो खुद हो। हाओ जेन, चू लाववू और ली सी चुन अभी भी लड़ रहे थे। इमॉर्टल वांग कहाँ है? वो अंदर चला गया। ये कुत्ता सच में चक्कर काटकर पीछे से एक नया रास्ता बनाकर घुस गया। तीनों इमॉर्टल्स ने आपस में बात की, वो बेचैन और गुस्से में थे। वो भी अंदर जाकर रिसोर्सेज लूटना चाहते थे, लेकिन बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स उनका रास्ता रोक रहे थे। इन बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को मारा नहीं जा सकता था। फैंग युआन ये जानता था, हाओ जेन और बाकी सब भी जानते थे कि ये उनकी आखिरी हद थी। बाइजू ट्राइब अभी अभी बनी थी, उनके पास बस यही कुछ गू इमॉर्टल्स द सबको हेवनली लॉर्ड बाइजू ने पाला पोसा था। अगर वो मर जाते, इसका मतलब हेवनली लॉर्ड बाइजू से बिना किसी समझौते की उम्मीद के दुश्मनी मोल लेना था। अगर हेवनली लॉर्ड बाइजू ने बदला नहीं लिया, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहने के लिए उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करना और बाइजू ट्राइब को कुछ रिसोर्सेज का नुकसान पहुंचना, या कुछ ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को मार देना ठीक था। जरूरी बात यह थी कि ये बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स मर नहीं सकते थे। चूडू ने जाने से पहले इस बात पर बहुत जोर दिया था। चूडू हेवनली लॉर्ड बाइजू से मौत का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। ताकत के मामले में बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स हाओ जेन, चू लाववू और ली सी चुन इन 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स से कमजोर द, लेकिन वो एकजुट थे और साथ मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए तीनों इमॉर्टल्स अलता दब गए थे। ली सी चुन चिल्लाया, चलो पहले पीछे हटते हैं। दूसरे डू इमॉर्टल्स ने रिएक्ट किया, तुरंत पीछे हट गए। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स उनके पीछे भागे और तीनों इमॉर्टल्स अलग अलग हो गए। जल्दी वापस आओ, यह नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया है, हमें आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड से तकवीयत नहीं मिल रही। ब्लेसड लैंड के अंदर पहले से ही दुश्मन हैं, चलो वापस चलकर लॉर्ड वेई की मदद करते हैं। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स थोड़ी देर पीछा करने के बाद आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में लौट गए। तीनों इमॉर्टल्स ने मौका देखा और तुरंत वापस उठ गए। उनमें से ली सी चुन इमॉर्टल वांग द्वारा बनाए गए प्रवेश द्वार पर गया और सफलता से आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुस गया। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स घबरा रहे थे, प्रवेश द्वार को अब रोका नहीं जा सकता था, भले ही वो स्पेस में बड़े गैप के पास जाते, वो सिचुएशन नहीं बदल सकते थे। उन्हें बाइजू वे की सुरक्षा की भी चिंता थी। आखिरकार 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स पहले हाई आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में घुस चुके थे। चलो पहले लॉर्ड वेई को ढूंढते हैं। ये एक समझदारी भरा फैसला था। बिना किसी के पहरा देने पर हाओ जेन और चू लाववू भी ब्लेस्ड लैंड में घुस गए। जल्दी जल्दी, हम सबसे आखिर में आए हैं, जाओ और देखो क्या रिसोर्सेस हैं और उन्हें अपने लिए ले लो। हाओ जेन और चू लाववू बेहद जल्दी में थे। गू इमॉर्टल्स को कल्टिवेट करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत होती थी, ये उनकी कल्टीवेशन की नींव थी। बिना रिसोर्सेस के वो कुछ नहीं कर सकते थे। इस बार इमॉर्टल्स बाइजू ट्राइब पर हमला करने आए थे, उनका अपना मकसद फायदा उठाना था। बिना मुनाफे के कौन एक रैंक 8 गो इमॉर्टल को नाराज करने का मन बनाएगा? ठीक है, ये सारे सॉफ्ट जेड्स मेरे हैं। ली सी चुन ने अपने होठ चाटे, वो असंतुष्ट था। उसके सामने का सॉफ्ट जेड बीच बाइजू ट्राइब ने नया बनाया था। बदकिस्मती से बीच पर सिर्फ कुछ 100 सॉफ्ट जेड्स द सबसे बड़ा वाला सिर्फ एक बेसिन के साइज का था। ली सी चुन संतुष्ट नहीं था। ये तीसरा रिसोर्स पॉइंट है जो मुझे मिला है, इतने कम रिसोर्सेज हैं। लानत है, बाइजू ट्राइब इतनी गरीब है, सुपर फोर्स बनने की कोशिश करने का क्या फायदा।
ली सी चुन ने कमर पर हाथ रखकर गाली दी। ओ, रुको, नहीं। उसने अपना सर उठाया, चमकती निगाहों से आसमान को देखा। लानत है, मैं ये कैसे भूल गया। उसने अपने माथे पर थपकी मारी, तेजी से आसमान में उड़ गया। आसमान में सिर्फ 3 बाज के घोंसले थे। अनगिनत फैंग युआन के फैंटम्स अभी भी आसमान में उड़ रहे थे, बाइजू वे का ध्यान भटका रहे थे। फैंग युआन का असली शरीर उनके बीच छिपा हुआ था, चाहे बाइजू वे यूज कितनी भी गाली दे, उसने बाहर आने से माना कर दिया। चैप्टर 1171 हवा और बिजली की दहाड़। शुक्र है, बाइजू वे अब पहले की तरह घुटन महसूस नहीं कर रहा था। वो हर जगह इमॉर्टल वैंग का पीछा कर रहा था। इमॉर्टल वैंग एक फॉलिंग स्टार हाउंड में बदल गया था। वो तेजी से भाग रहा था, चिल्लाते हुए, तुम सिर्फ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे एक भी बाज का घोंसला नहीं मिला, वो सब लियू गुआनयी ने लिया है। क्या तुम अंधे हो? तुम्हारे पास दिमाग है? तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। बाइजू वेई गुस्से से पागल हो चुका था। वो फैंग युआन का असली शरीर नहीं ढूंढ पा रहा था, इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा इमॉर्टल वैंग पर निकाल रहा था। इमॉर्टल वैंग ताकतवर था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो बाइजू वेई के खिलाफ कोई जानलेवा हमला करे, इसीलिए वो सिर्फ भाग सकता था। शुक्र है कि उसने बाइजू वे का ध्यान भटकाया, जिसकी वजह से फैंग युआन ने सफलतापूर्वक एक और बाज का घोंसला हासिल कर लिया। आह! बाइजू वेई उसकी तरफ झपटा, लेकिन फैंग युआन मुस्कुराया और वही चाल चली, मिरियड सेल्फ आर्मी के बीच छुप गया। बाइजू वे जोर से दहाड़ा, वो बेहद गुस्से में था। अनगिनत सुनहरी सुई तूफान की तरह बरसने लगी। अनगिनत मिरियड सेल्फ फैंटम्स तबाह हो गए, लेकिन फैंग युआन ने उस फिर से इस्तेमाल किया, फैंटम्स की संख्या को पूरा करते हुए। यह टैक्टिक बहुत बेशरम थी। बाइजू वे गुस्से से हौंफ रहा था। इसी समय बाइजू ट्राइब के दूसरे गू इमॉर्टल्स आ गए। आह! हमारे बाज के घोंसले कहाँ हैं? लॉर्ड वे, आप ठीक तो हैं? बदमाश, हमारे बाज के घोंसले वापस करो। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स गुस्से में थे। वो इस वक्त वही महसूस कर रहे थे जो ही ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने महसूस किया था जब उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ था और उस पर कब्जा कर लिया गया था, वो गुस्सा और लाचारी। उसी समय ली सी चुन भी वहां आ गया। बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स की चीखें सुनकर यूज आसानी से समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसने फॉलिंग स्टार हाउंड को देखा जिसमें इमॉर्टल वैंग बदल चुका था, और जलन से बोला, इमॉर्टल वैंग, तुमने तो सच में बहुत कुछ हासिल किया है। घायल फॉलिंग स्टार हाउंड ने यह सुना और गुस्से से फैट पड़ा, इंसानी भाषा में बोलते हुए, भाव घंटा कुछ मिला, मुझे तो एक तिनका तक नहीं मिला। ली सी चुन ने अपनी एड़ी घुमाई, फॉलिंग स्टार हाउंड की तरफ इशारा करते हुए, उफ, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? देखो कितने छोटे दिल के हो, मैं तुम्हारे फायदे के पीछे नहीं हूं। इमॉर्टल वैंग गुस्से से कूदने हाई वाला था। भाव अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मत करो, सारा अच्छा सामान अस चालक लियू गुआनयी ने ले लिया है। ली सी चुन हैरान रह गया, फिर उसने मिरियड सेल्फ फैंटम्स की सेना की तरफ देखा। उसकी ऊँगली चमक उठी, सोचना भी मुश्किल है कि अपने लियू के पास इतने कमाल के तरीके हैं, मैं तो उन्हें एक अलग ही नज़र से देख रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, वहां बाइजू ट्राइब के इमॉर्टल्स के साथ कुछ हुआ। हरी रोशनी आसमान में फैल गई, एक विशाल हरा दानव बना, उसकी रोबदार ऑरा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हरे दानव ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी, जो आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में गूंज रही थी। इमॉर्टल वैंग, जो फॉलिंग स्टार हाउंड बन चुका था, ये देखकर अपने चारों पैरों से तेजी से भागा। ली सी चुन चिल्लाया, ओ मां! एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन, ग्रीन सिटी रैम्पेज। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो मुड़ा और भागा। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज, ये एक कमाल का तरीका था जो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को टक्कर दे सकता था। जब हेवनली लॉर्ड बाइजू ने ही ट्राइब के 4 सुप्रीम एल्डर्स को अपने साथ मिलाया, तो यूज ये मिला और उसने इसे बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को सीखने के लिए दे दिया। इस बार बाइजू गू इमॉर्टल्स इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल लड़ाई में पहली बार कर रहे थे। बूम! हरे दानव ने ताली बजाई, सुनहरी रोशनी चमकी, युद्ध क्षेत्र के सारे मिरियड सेल्फ फैंटम्स को तुरंत नाश्त कर दिया। फैंग युआन का असली शरीर एक बाज के घोंसले में छिपा हुआ था, वो एक छोटे बाज में बदल गया था, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जैसा कि ग्रीन सिटी रैम्पेज से उम्मीद थी, मेरे मिरियड सेल्फ फैंटम्स तुरंत तबाह हो गए, फिर भी तीनों बाज के घोंसले सुरक्षित रहे। सबकी ताकत इकट्ठी करके बाइजू ट्राइब के इमॉर्टल्स के हमले बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए और उनका कंट्रोल भी ज्यादा सटीक हो गया। अफसोस, वो अभी भी मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। फैमिलियर फेस इतना काम का था। बिना लक इंस्पेक्शन या यूएस जैसे खास तरीकों के,
ये लगभग ना रोका जा सकता था। हरे दानव की ईद से सुनहरी रोशनी निकली। बाइजू गू इमोर्टल्स ने हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स एक्टिवेट किए, लेकिन वो फैंग युआन को नहीं ढूंढ पाए। बाइजू वे ने ठंडी सांस ली। अचानक दानव का हाथ हिलाया, एक बांस का घोंसला पकड़ा और उस अपने इमोर्टल एपर्चर में रख लिया। वो समझदार हो गया है। फैंग युआन ने सांस ली, मिरियड सेल्फ एक्टिवेट करते हुए अपना असली शरीर हिलाया। वो बांस के घोंसले के साथ बाइजू वेई के इमोर्टल एपर्चर में नहीं जा सकता था। भले ही वो बाइजू वेई की सबसे बड़ी कमजोरी थी, फैंग युआन के पास इमोर्टल एपर्चर से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। वो अंदर फंस सकता था। सिर्फ 3 बांस के घोंसलों के लिए यह रिस्क लेने लायक नहीं था। वो पहले ही 80 से ज्यादा बांस के घोंसले ले चुका था। वो यहां है, बेशक। मर जा, हरे दानव ने चीखा। सुनहरी रोशनी चमकी और मिरियड सेल्फ आर्मी तबाह हो गई। सिर्फ फैंग युआन बचा था। अगले पाल हरे दानव ने अपना हाथ लहराया और एक गहरे हरे रंग का हवा का ब्लेड बना। हवा का ब्लेड फैंग युआन पर कमाल की तेजी से लपका। फैंग युआन ने फिर से मिरियड सेल्फ इस्तेमाल किया, फैंटम्स के बीच छुप गया। लेकिन हवा का ब्लेड कई ब्लेड्स में बदल गया और अपने अपने निशानों पर टूट पड़े। फैंग युआन ने मुंह से खून थूका। उसका टाइम पाथ डिफेंसिव किलर मूव तुरंत टूट गया। उसकी पसलियों में कई फ्रैक्चर्स दी। उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई थी। उसे एक बड़ा झटका लगा था। ये थी वो डरावनी बैटल स्ट्रेंथ जो रैंक 8 लोगों को टक्कर देती थी। हवा का ब्लेड पहले हाई एंड गिन टुकड़ों में बंट चुका था। फैंग युआन को सिर्फ उनमें से एक ही लगा था। वो बचना चाहता था, लेकिन हवा का ब्लेड बनने के बाद उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो उससे बच नहीं सका। मैनस बिफोर अगले हाईपैल फैंग युआन पूरी तरह से ठीक हो गया। हरे दानव को इस मूव पर बहुत भरोसा था। ये देखकर कि फैंग युआन को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो गुस्सा हो गया और गुस्से से उसकी तरफ लपका। फैंग युआन तेजी से उड़ते हुए भागा। उसने एक दिशा तय की और इमोर्टल वैंग की तरफ उड़ गया। इमोर्टल वैंग ने देखा कि फैंग युआन ग्रीन सिटी रैम्पेज को उसकी तरफ ला रहा है। वो इतना हैरान हुआ कि वो लगातार भौंकने लगा। उसके चारों कुत्ते के पैर पवन चक्की की तरह घूमने लगे, अपनी जान बचाने के लिए दीवानों की तरह भाग रहा था। फैंग युआन तेजी से उसके पास पहुंच गया। ग्रीन सिटी रैम्पेज उसका पीछा कर रहा था। भाव, यहां मत आ, यहां मत आ। भाव, ल्यू गुआनयी, तुमने सारे फायदे उठा लिए और अब भी मुझे अपने साथ डूबना चाहते हो। तुम बहुत जालिम हो। भाव, मुझे छोड़ दो, हम डोमिनेशन इमोर्टल के दोस्त हैं। फैंग युआन का एक्सप्रेशन ठंडा था। उसने इन बातों को अनदेखा किया। वो इमोर्टल वैंग को अपना मोहरा बनाने पर तुला हुआ था। कोई चारा नहीं था। ग्रीन सिटी रैम्पेज की स्पीड स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल गू से ज्यादा थी। बिना मोहरे के फैंग युआन ग्रीन सिटी रैम्पेज से तेज नहीं भाग सकता था। इमोर्टल वैंग ने देखा कि फैंग युआन उससे आगे निकल गया है, जबकि ग्रीन सिटी रैम्पेज ठीक पीछे था। इस वक्त वो गुस्से और मारने की इच्छा से भर गया था। वो नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल दुनिया में इतने सालों से था। उसने आज जैसी तकलीफ कभी नहीं झेली थी। ये ल्यू गुआनयी, यह चिकना लड़का, पहली नजर में ही अच्छा इंप्रेशन नहीं दिया था और आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के बाद उसने सबसे ज्यादा कमाया। इमोर्टल वैंग को तो एक बांस का घोंसला तक नहीं मिला। जरूरी बात यह थी कि वो अब उसे एक बाली का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा था। इमोर्टल वैंग लगभग फैंग युआन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसने इस इच्छा को काबू में रखा। वजह साफ थी, इस लड़ाई से पहले उन्होंने एक अस्थायी गठबंधन बनाया था। वो डाउ मार्क्स से बंधे हुए थे। अगर वो किसी साथी पर हमला करता तो यूज एक भयानक बैकलैश का सामना करना पड़ता। ये जरूरी था, क्योंकि फैंग युआन, ली सी चुन और बाकी लोग करीब नहीं थे। जब वो साथ काम करते थे, उन्हें एक गठबंधन समझौता चाहिए था। वही विश्वास का आधार था। और जिसने गठबंधन समझौता बनाया था वो छू सेक्ट का एक गू इमोर्टल था जिसे छूडू ने चुना था। कम से कम तुम अभी भी होशियार हो। फैंग युआन ठंडा मुस्कुराया। वो एक सतर्क इंसान था। वो स्वाभाविक रूप से इमोर्टल वांग के हमलों से सावधान था। स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल गू उड़ता रहा। उसका हरे अंगूर का इमोर्टल एसेंस तेजी से खर्च हो रहा था। फैंग युआन तेजी से उड़ा और इमोर्टल वांग को पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो हरे दानव से नहीं छूट सका। ये था एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज, अतीत में तीसरे नंबर पर। यह सिर्फ हेवनली जायंट सोलर और गोल्डन हेवनली सेंट से कमजोर था। अगर उसने कोई चाल नहीं चली तो फैंग युआन आखिरकार हरे दानव द्वारा पकड़ा जाता। ऐसा कुछ करने से जो साथी को नुकसान पहुंचाए, उस भी कुछ बैकलैश का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका असर हल्का था, क्योंकि फैंग युआन ने अपने साथी पर हमला नहीं किया था।
इमॉर्टल वांग बेचैन था, उसके कुत्ते के बाल खड़े हो गए थे, वो ग्रीन सिटी रैम्पेज से तेज मारने की इच्छा महसूस कर सकता था। जल्दी मुझे बचाओ, इमॉर्टल वांग ने उम्मीदहीन होकर चिल्लाया। फिक्र मत करो ब्रदर वांग, हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। दूर से हाउजेन ने चिल्लाया। उसके पास एक गू इमॉर्टल था, वो चू लाव वू था। इमॉर्टल वांग ने उसकी बातें सुनी और खुश हो गया, जल्दी से चिल्लाया, अगर मैं बच गया तो मैं तुम लोगों का जरूर शुक्रिया अदा करूंगा। हाउजेन ने सर हिलाया। चू लाव वू से धीमे से बोला, ब्रदर चू, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। चू लाव वू से एक तेज औरा निकली जो आसमान में चली गई, उसके लाल खजूर के इमॉर्टल एसेंस का एक बड़ा हिस्सा एक साथ खर्च हो गया। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ एक गहरे हरे रंग की हवा यूज घेर रही थी, हवाओं का एक विशाल दबाव वाला गोला बना रही थी। हवा, चू लाव वू गुर्राया। बिजली। अगले पाल, हाउजेन आसमान की तरफ चिल्लाया। उसका कसरती शरीर एक भाले की तरह सीधा था, वो हवा में तैर रहा था, अनगिनत बिजली की चिंगारियां चमक रही थी, उसके चारों तरफ 100 कदम के एरिया को एक प्लाज्मा पूल में बदल रही थी। अगले पाल, चू लाव वू और हाउजेन ने अपने मुंह खोले, दूर खड़े हरे दानव की तरफ जोर से दहाड़े, रोर। डबल इमॉर्टल किलर मूव, विंड थंडर रॉ। पहले, गहरे हरे हवा का गोला उड़ा, एक क्षैतिज चक्रवत, हॉरिजॉन्टल टॉर्नेडो बनाते हुए। ये एक दुनिया को नाश करने वाले सांप की तरह था, विनाशकारी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। अगले पाल, बिजली का प्लाज्मा उसकी तरफ लपका, एक पाल में चक्रवत के साथ मिल गया, एक मोटा हवा और बिजली का स्तंभ, पिलर, बनाते हुए। स्तंभ बेहद तेजी से हिला, वो बाहर निकला और जमीन से कई मीटर ऊपर उड़ा, रास्ते में तेज हवा के झोंके बने, जमीन पर घास के मैदान पर बड़े बड़े गड्ढे खोदते हुए। दो सांस के समय बाद, हवा और बिजली का स्तंभ एक ना रोक पाने वाली शक्ति के साथ हरे दानव की छाती से जा टकराया। पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ। हरा दानव जमीन पर खड़ा हो गया और खुद को संभाला, बचाव में अपने हाथ उठाए। कई सांस के समय बाद, हमला शांत हो गया, जबकि दानव अभी भी खड़ा था। अगर मेन विंड थंडर रोर की चपेट में आ जाता, तो मैं जरूर मर जाता। ग्रीन सिटी रैम्पेज के लायक। फैंग युआन उड़ते हुए दोनों तरफ की लड़ाई देख रहा था। इमॉर्टल वांग अभी भी बिना पीछे मुड़े भाग रहा था, उस डर था कि कोई भी रुकावट उस वहां मरवा देगी। कोई हैरानी नहीं कि ये रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को टक्कर दे सकता है, चलो भागो। हाउजेन का चेहरा पीला पड़ गया था, विंड थंडर रोर का इस्तेमाल उसके लिए बेहद थका देने वाला था। चू लाव वू भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, दोनों जल्दी से पीछे हट गए। हरे दानव ने विंड थंडर रोर को लगभग पूरी तरह से रोक लिया था, लेकिन अनपेक्षित रूप से, हमले के बाद वो हिलना बैंड हो गया, बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। कुछ अजीब है। इस दौरान, लड़ाई करने वाले ज्यादातर गू इमॉर्टल्स एक बड़ी दूरी तक भाग गए थे। अगले हाइपाल, उन्होंने देखा कि हरा दानव अचानक टूट गया। बाइजू ट्राइब के सारे गू इमॉर्टल्स खून थूक रहे थे, वो जमीन की तरफ गिरने लगे। चैप्टर 1172 एन सुलझा मामला एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन टूट गया, बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को भारी बैकलैश झेला पड़ा। लॉर्ड वे, कोई चिल्लाया। बाइजू वे फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला मुख्य व्यक्ति था। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन टूटने के बाद, उस सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो असल में मौके पर ही मर गया। बाइजू वे, हेवनली लॉर्ड बाइजू के बाद सबसे बड़ा आदमी था, बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स का दिल। सोचो, बाइजू ट्राइब बनने के बाद, जब वो अपनी जिंदगी के चरम पर पहुंचने वाला था, वो अपने हाई बेस कैंप में मर गया। इस चौंका देने वाले बदलाव ने न सिर्फ बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को गहरा दुख दिया, बल्कि फैंग युआन और बाकी लोग जिन्होंने आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, वो भी गंभीर हो गए। बाइजू ट्राइब का एक सदस्य मर गया। एफ्लैट दुश्मनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। फैंग युआन का मन भारी हो गया। ली सी चुन, अपने फूलों जैसे रूप के साथ, पीले चेहरे के साथ पूछने लगा, क्या अब हम क्या करें? हाउजेन और चू लावू के एक्सप्रेशंस और भी खराब थे। ये कैसे हो सकता है? ग्रीन सिटी रैम्पेज रैंक 8 को टक्कर दे सकता है, हमारा विंड थंडर रॉ यूज इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चू लावू को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग फॉर्मेशन से ठीक से वाकिफ नहीं थे। फैंग युआन के दिमाग में एक बात आई। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ग्रीन सिटी रैम्पेज शक्तिशाली था, लेकिन उस सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। हे ट्राइब के 4 टॉप सुप्रीम एल्डर्स यूज अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते थे, इसका कारण था कि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस में बहुत समय बिताया था। लेकिन बाइजू ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने ग्रीन सिटी रैम्पेज की प्रैक्टिस सिर्फ थोड़े समय के लिए की थी। और अब ये उनकी पहली असली लड़ाई थी जिसमें वो इसे इस्तेमाल कर रहे थे। ये समझ में आता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई।
मामला अब बड़ा हो गया है, चलो सब मिलकर डिस्कस करते हैं, अब क्या करना है। इमॉर्टल्स ने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया जब हाउ जेन ने बुलाया। HMPH, उस मारने वाले तुम दोनों हो, इसका मुझसे क्या लेना देना। फैंग युआन ने तंज किया और उठ गया। तुम। हाउ जेन गुस्से में था। चू लावू ने जल्दी से कहा, ल्यू ग्वानयी, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हेवनली लॉर्ड अपने गुस्से में तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन फैंग युआन ने उस अनदेखा कर दिया, वो पीछे हटेटा रहा, जल्दी से बादलों में घुस गया, सबकी नजरों से ओझल हो गया। दूसरे इमॉर्टल्स अभी भी उड़ रहे थे, लेकिन वो चुप और अनिश्चित थे। हाउ जेन और चू लावू घबराए हुए और परेशान महसूस कर रहे थे। चू लावू ने खुद को शांत करने की कोशिश की, उसने चुप्पी तोड़ी, ल्यू ग्वानयी कितना कमीना है। उसके अपनी बात पूरी करने से पहले इमॉर्टल वांग ने बीच में टोका, मैं बहुत घायल हूं, मुझे इलाज करवाना है, मैं पहले निकलता हूं। वो एक फॉलिंग स्टार हाउंड में बदला और दिशा बदलकर भाग गया। लीसी चुन ने ये देखा और जल्दी से सोचा, मुस्कुराते हुए, मैं ठीक करने की तकनीकों में माहिर हूं, रुको इमॉर्टल वांग, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये कहते हुए वो इमॉर्टल वांग के पीछे हो लिया, तेजी से वहां से निकल गया। चू लावू ने ये अविश्वास से देखा, वो अपनी इन्हें फाड़े देख रहा था, गाली देते हुए, ये कुत्ते का पिल्ला वांग, कितना बेशरम है। सोचो हमने उस बचाया, अगर हमें पहले से पता होता तो हम मदद ही क्यों करते। चू लावू ने हाउ जेन को देखा, उसके अंदर की सारी नेगेटिव इमोशंस थोड़ी कम हो गई। आखिरकार वो अकेला नहीं था, उसके अलावा हाउ जेन ने भी हमला किया था। चू लावू और हाउ जेन का रिश्ता अच्छा था, यह डेमोनिक पाथ गु इमॉर्टल्स के बीच दुर्लभ था। एक बार जब यह हुआ तो इन दोनों बदकिस्मत भाइयों का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन इससे मामले में कोई मदद नहीं मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाउ जेन का एक्सप्रेशन सख्त था, उसने भारी आवाज में कहा, जब ये हो ही चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ए फ्लैट, हम सिर्फ छूडू पर भरोसा कर सकते हैं। चू लावू की आंखें चमक रही थी, वो एक डूबते हुए इंसान की तरह था जिसे एक तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा दिख गया हो। सही कहा, तुम सही हो। हमें छूडू ने उसकी मदद के लिए बुलाया था, वो हमें छोड़ नहीं सकता। चलो उस ढूंढते हैं। फैंग युआन वहां नहीं रुका, वो तुरंत लंग या ब्लेस्ड लैंड लौट गया। सिचुएशन थोड़ी जटिल हो गई है। उसने थोड़ा माथा सिकोड़ा, सिचुएशन का विश्लेषण करते हुए। मूल रूप से आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर यह हमला काफी सफल था। फैंग युआन और बाकियों ने आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेस को नाश किया और ले गए, ये बाइजू ट्राइब के लिए एक बड़ा झटका था। अगर सिर्फ इतना ही हुआ होता तो हेवनली लॉर्ड बाइजू को पीछे हटना पड़ता, अपने बेस की रक्षा के लिए। उसने इतनी मेहनत के बाद एक सुपर फोर्स बनाई थी, उसने हुआंग जिन ट्राइब्स के बीच की दरारों में खुद को फिट किया था, अपना खुद का इलाका हासिल किया था। इसमें उसका इतना समय और मेहनत लगी थी, उसने एक भारी कीमत भी चुकाई थी। अगर वो ही फैन ग्रोटो हेवन पर लगातार हमला करता रहता, फैंग युआन और बाकियों को अनपढ़ हमला करते रहने देता, तो सिचुएशन बहुत अस्थिर हो जाती। बाइजू ट्राइब की इज्जत स्थापित होने से पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो जाती। जैसे उन्होंने ही ट्राइब पर हमला किया था, वैसे ही दूसरी शक्तियां और गु इमॉर्टल्स भूखे भेड़ियों की तरह इकट्ठे हो जाते, बाइजू ट्राइब को निशाना बनाते। एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती तो हेवनली लॉर्ड बाइजू भी बहुत परेशान हो जाता, क्योंकि वो नॉर्दर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल दुनिया में अकेला रैंक 8 नहीं था। अपनी मेहनत की रक्षा के लिए हेवनली लॉर्ड बाइजू को या तो हे फैन ग्रोटो हेवन को जल्दी से जीतना था, या समझदारी से उस छोड़कर वापस आना था सिचुएशन को स्थिर करने और अपने बेस को मजबूत करने के लिए। हे फैन ग्रोटो हेवन पर जल्दी से हमला करना हेवनली लॉर्ड बाइजू के लिए संभव नहीं था। अगर वो कर सकता तो वो अब तक जीत चुका होता। छूडू ने हेवनली लॉर्ड बाइजू की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया था, इसलिए उसकी टैक्टिक उसकी कमजोरी पर निशाना साध रही थी, ये सच में शानदार और प्रभावशाली थी। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक इंसान की स्ट्रेटजी पूरी तरह से नतीजा कैसे तय कर सकती है। नाजुक मोड़ पर एक अनपेक्षित घटना हुई, बाइजू ट्राइब का एक रैंक 7 गु इमॉर्टल मर गया। फैन युआन स्वाभाविक रूप से जानता था कि हाउ जेन और चू लावू ने इमॉर्टल वांग को बचाने के लिए इसलिए काम किया क्योंकि वो इनाम के पीछे थे। जब वो इमॉर्टल वांग को ग्रीन सिटी रैम्पेज से आज़ाद करने में मदद करते, तो इमॉर्टल वांग उन्हें भारी मुआवजे के साथ शुक्रिया कैसे नहीं करता। वो दोनों आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड में सबसे आखिर में घुसे थे, उनकी कमाई उनकी भूख को शांत नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो इमॉर्टल वांग से एक बड़ी रकम कमाना चाहते थे। अफसोस, उन्होंने बाइजू गु इमॉर्टल्स को कम आंक लिया और इस भयानक नतीजे का कारण बने।
फैंग युआन ने सर हिलाया और सांस ली। इस तरह हेवनली लॉर्ड बाइजू बदला जरूर लेगा। अगर उसने नहीं लिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक रैंक 8 गु इमॉर्टल अपने लोगों की रक्षा कैसे नहीं कर सकता? इससे अच्छा तो वो जाकर मर जाए। यह आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड के पूरी तरह नाश हो जाने से भी ज्यादा ना माफ करने लायक था। किसी सुपर फोर्स को मैनेज करना तो भूल ही जाओ, हेवनली लॉर्ड बाइजू अपनी सारी इज्जत खो देगा। इसका मतलब यह है कि छूडू और हेवनली लॉर्ड बाइजू का झगड़ा एबन सुलझा है। और मैं छूडू का साथी हूं, जिसने आयन ईगल ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। इस मोड़ पर फैंग युआन भी इसमें घसीट लिया गया था। भले ही उसके हालात चू लाव वू और हाउ जेन से बेहतर थे। मुझे क्या करना चाहिए? फैंग युआन गुप्त कमरे में चक्कर लगा रहा था, गहराई से सोचते हुए। उसके पास गठबंधन का समझौता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इंफॉर्मेशन पाथ इनहेरिटेंसेस के प्रति उसकी इच्छा अब और भी मजबूत हो गई थी। उसने थोड़ी देर सोचा, एक सॉल्यूशन था जो असल में सॉल्यूशन नहीं था। सबसे खराब हालत में मैं सिर्फ छूडू को लंग या सेक्ट में ला सकता हूं। लैंग या सेक्ट पहले से हाई वेरिएंट ह्यूमन अलायंस का हिस्सा है, तब तक हम हेवनली लॉर्ड बाइजू के खिलाफ इमेमोरियल रॉक ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचते हुए फैंग युआन ने छूडू को लंग या सेक्ट में शामिल करने की उम्मीद देखी। मूल रूप से डोमिनेशन इमॉर्टल छूडू में एक इंसान गु इमॉर्टल होने का घमंड था। वो अपना सर झुकाकर एक वेरिएंट ह्यूमन फोर्स में कैसे शामिल हो सकता था? या शायद छूडू के पास अभी भी उसके ट्रम्प कार्ड्स हैं? फैंग युआन ने एक और संभावना सोची। बेशक उसके पास एक और सॉल्यूशन भी था, वो था सीधे नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ देना। उसके पास सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी थी, वो अनोखा था, वो किसी भी क्षेत्र में जी सकता था। वो दूसरे गु इमॉर्टल्स की तरह नहीं था, जैसे जब एक नॉर्दर्न प्लेन्स गु इमॉर्टल नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ता है तो एक विदेशी क्षेत्र की स्वर्ग और पृथ्वी की उसके इमॉर्टल एपर्चर को अस्थिर कर देगी। वो टूट भी सकता है। ट्रिब्यूलेशन से गुजरने की कोशिश करना मौत को दावत देना था। अगर मैं तुमसे लड़ नहीं सकता तो मैं भाग तो सकता हूं। फैंग युआन ने सोचा। इज्जत और घमंड जैसी चीजें उसके रास्ते में बाधाएं नहीं थी। बेशक जब तक उसके पास कोई चारा ना हो, फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ना नहीं चाहेगा। यहां पर वो लंग या सेक्ट की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था और अच्छी तरह जी सकता था। अगर वो चला गया तो वो इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परिंग एपर्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो लुओपोवाली का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसे पहले हाई लंग या सेक्ट को बेच दिया गया था। और भी बहुत सारी समस्याएं थी। सदर्न बॉर्डर। सुबह के वक्त दूर सुबह का आसमान संगमरमर की तरह सफेद था। पहाड़ों में कोहरा घास और पेड़ों की खुशबू के साथ मिलकर एक ठंडक का एहसास दे रहा था। दो साए बादलों की परत से नीचे उतर रहे थे। एक रैंक 7 था, दूसरा रैंक 6। वो नौजवान लग रहे थे। उन्होंने गहरे हरे रंग की शॉर्ट स्लीव शर्ट और लंबी काली पैंट पहनी थी। उनके पास जड़े लेगिंग्स भी थे। बड़े भाई, उन्होंने कहा, तीसरे सुप्रीम एल्डर पागल हो गए? क्या आपको लगता है ये सच है? रैंक 6 गु इमॉर्टल ने पूछा। रैंक 7 गु इमॉर्टल का एक्सप्रेशन गंभीर था। उसने सांस ली और जवाब दिया, जब से हम राइचस पाथ फोर्सेस ने सुपर ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन शुरू किया है, 2 गु इमॉर्टल्स पहले ही बेहोश हो चुके हैं और एक गु इमॉर्टल की आत्मा पूरी तरह नाश हो गई। तीसरे सुप्रीम एल्डर पागल हो गए। मुझे डर है ये सच है। आह! रैंक 6 गु इमॉर्टल ने हॉन्फ कर कहा। तीसरे सुप्रीम एल्डर के पास इतना ऊंचा कल्टिवेशन लेवल है। वो रैंक 7 में सीनियर हैं, पहले हाइडू ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुके हैं। वो पागल कैसे हो सकते हैं? रैंक 7 गु इमॉर्टल ने सर हिलाया। ड्रीम रेल्म की खोज का कल्टिवेशन लेवल से कोई लेना देना नहीं है। ए फ्लैट तीसरे सुप्रीम एल्डर को वापस लाने के अलावा हमें उनकी भूमिका भी संभालनी है। छोटे भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। वो एक अच्छा उदाहरण है। ड्रीम रेल्म के आगे घुटने मत टेकना। फिक्र मत करो बड़े भाई। भले हाई ग्रेड ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल पर एक भविष्यवाणी है, मैं अपनी हद जानता हूं। मैं मौत को दावत कैसे दे सकता हूं? रैंक 6 गु इमॉर्टल का एक्सप्रेशन दारा हुआ था। दोनों इमॉर्टल्स आराम से बात कर रहे थे, एक अनजान छोटी से गुजरते हुए, जब वो उड़ते रहे और फिर आसमान में गायब हो गए। वो अंदर चले गए, हे लू लैन ने कहा। इस समय उसके अलावा वहां यिंग वुजी, शीन्यू, टाई बाई यू शेंग और बाई निंग बिंग थे। ये सुपरगु फॉर्मेशन चीकुयो ने बनाया है। उसने सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ सुपर फोर्सेस से बड़ी संख्या में इमॉर्टल गु इस्तेमाल किए हैं, साथ ही अनगिनत मॉर्टल गु भी। डिफेंस सच में बहुत मजबूत है, शीनू ने भारी मन से कहा। इतने शक्तिशाली डिफेंसिव गु फॉर्मेशन और बड़ी संख्या में राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स के उसकी रक्षा करते हुए
सिर्फ यंग वूजी और बाकियों की शक्ति से वो तोड़ नहीं सकते थे। यिंग वूजी, हालांकि, हल्का सा मुस्कुराया। ये गू फॉर्मेशन कोई समस्या नहीं है। ड्रीम रेल्म अभी भी फैल रहा है, हर थोड़ी देर में फॉर्मेशन को रिसेट करना पड़ता है। इस समय राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के पास दूसरी चीजों की परवाह करने की फुर्सत नहीं होती, वही हमला करने का समय है। जो चीज हमें सच में रोक रही है वो ये ड्रीम रेल्म है। ये कहते हुए वो धीरे बोला जब उसने अजीब तरह से सांस ली, मेरे पास लीड सोल इनटू ड्रीम है, लेकिन मेरे पास सपनों को सुझाने का कोई तरीका नहीं है। फैंग युआन के पास है, हे लू लैन ने ट्रांसमिट किया। वो यिंगवूजी का दिल कांप उठा, उसकी निगाहें अचानक बहुत जटिल हो गई। चैप्टर एंड।